प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी के हालचाल? बढ़िया। क्लास कैसी चल रही है आप सभी की? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? जय 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 श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप सभी भी बहुत अच्छे हैं, ये जानकर हमको बेहद ज्यादा खुशी। मराठी मुझे आती नहीं है भाई। मराठी मुझे आती नहीं है, क्या करें? एक छोटी सी भाषा आती है, साथ मिलकर पढ़ा लेता हूँ। प्रणाम। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने प्रेपोजिशन को लगभग कंप्लीट कर ही लिया था। और मैंने आप लोगों को प्रेपोजिशन सोल्व करने के लिए जो दिया था, कितने बच्चों ने घर से प्रेपोजिशन को सोल्व किया, पढ़ा अच्छे से? बताओ जरा। पंजाबी ही बोलते हैं, अच्छा लगता है। दो तीन नाम के बच्चे हैं, मतलब एक ही नाम के दो तीन बच्चे हैं क्लास में, रिपीटेड हैं। पता ही नहीं चलता कौन को। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? और फिलिप्स वाले सेक्शन जो हमने डिस्कस करने थे, फाइन। जो फिलिप्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे, वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है जी? आओ तो थोड़ी सी बात करनी शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले ये क्वेश्चंस मैंने कल, मतलब पिछली क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करने शुरू ही किए थे, ठीक है? अब इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे ये, फाइन, ठीक है जी? तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे और एग्जाम्स में भी काम आएंगे, ठीक है? जिन्होंने रिवाइज किया है वो बेहद अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है उनके लिए छोटी सी दरख्वास्त है, वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना? बिना रिवीजन किए तो काम चलेगा नहीं, ठीक है? फाइन। चलिए भाई, इसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करना आज ही शुरू करेंगे, उसे हम वर्ब एडवांस कहते हैं, ठीक है जी? तो फिलिप्स की आपके साथ कसरत कराने की बजाय मैं आपके साथ मिलकर इनके फिलिप्स को डायरेक्ट डिस्कस करना शुरू करूंगा, ठीक है ना? तो you people are supposed to pay attention and read everything. Okay? ठीक है भाई। चलो बेटा, एक एक करके सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ो, फिर मैं इनके बारे में डिस्कस।
लो भाई, देखो बेटा, पढ़ना है। प्रगति मेरे भाई, पढ़ना है। ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ, आप ऐसे नहीं समझोगे, आप नादानी करोगे, मुझे पता है। देखो क्वेश्चन को देखते हैं। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। देखो जी, हम लोगों ने ना अपनी क्लास में भी ये बात समझी कि मेड के साथ ऑफ भी हम यूज करते हैं, फ्रॉम भी हम यूज करते हैं। मेरे बच्चे, ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है ना, ये आप पढ़ के तो देखो यार। ये कह रहा है एक लड़का, इसका क्या करना है, इसका बेटा अचार डालना है, और अचार डालने के बाद रोटियों के साथ मिला के इसको सिर पे लगाना है, उससे पेट भर जाएगा। बेवकूफ। सामने क्वेश्चन है, पढ़ना है और बताओ इसमें क्या करना है, थाली बजाएगा। और इसके लिए मूर्खानंद की कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। मेड के साथ ऑफ का रीजन क्या बताया था, मेड के साथ फ्रोम का रीजन क्या बताया था, वो बताना है आपको। यहां लिखा है चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। भाई मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं। चीज पनीर को कहते हैं, पनीर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं। तो मेड के साथ फ्रॉम हम कब यूज करते हैं, जब पूरी तरह से रूप परिवर्तन हो जाए। टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखो जी, वुड से टेबल बनी है, तो वुड थोड़ी बदल गई, शक्ल ही तो बदली है। मेड के साथ ऑफ हमने लगा दिया। अगला सवाल आता है डील इन और डील विद। यही तो फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ा था यार। डील इन, डील विद। डील इन हम तब यूज करते हैं जब बिजनेस किस में किया जा रहा है वो बताया जाए। डील विद इंसान के साथ है। ठीक है ना जी। अब किसी इंसान के लिए अगर डील विद कहा जा रहा है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप किसी इंसान को हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। ठीक है ना जी। आपके सामने कोई इंसान है, शरारती है, आप उस शरारती इंसान को क्या करेंगे भाई, आप उस शरारती इंसान को संभाल सकते हैं। आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, मम्मी जा रही है मार्केट में, अब छोटा बच्चा घर पे छोड़ दिया, तो आप क्या करोगे जी, उस बच्चे को संभाल लोगे ना। कमाल है, नहीं संभालोगे तो कल को। एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स। अब ध्यान से समझो, डिफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच अंतर होना। दो चीजों के बीच अंतर होना। रेप्टाइल्स के और एम्फीबियंस के बीच अंतर होता है, उस केस में आप डिफर फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन डिफर विद की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब समझ में आता है जब दो लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हों। ठीक है ना जी। जब दो लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हों, दो लोगों के ओपिनियंस नहीं मिलते। ठीक है। एक बालक लिख रहा है जी, आप ना पहले से ज्यादा क्यूट हो गए हो। अरे भाई, कमाल ही कर दिया तुमने। ठीक है ना। डिफर विद का मतलब होता है जब एक दूसरे के ओपिनियन मैच ना हो। ठीक है ना जी, ऐसे समझना है बच्चे, और कुछ भी नहीं करना। यू कैन डिपेंड ऑन मी। ठीक है ना जी। डिपेंड ऑन का मतलब कहो चाहे डिपेंड अपॉन, दोनों ही अपने आप में ठीक है। डिपेंड ऑन कहो चाहे डिपेंड अपॉन कहो, दोनों ही अपने आप में ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है जी। ठीक है ना। डिपेंड ऑन का मतलब होता है जब आप किसी को सहारा मानकर चलते हैं। ठीक है ना जी। भाई मेरे लिए, मेरे जीवन में कौन सहारा है, आप सभी मेरा सहारा हो। मेरे जीवन में कौन सहारा है, आप सभी मेरा सहारा हो। एक दिन होगा क्या, एक दिन मेरी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बस मेरे लिए कौन होंगे, आप सभी ही मेरे लिए मेरा सहारा होगे। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, सच सच बताऊं आज आपके सामने, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, हर जगह मुझे अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं। ठीक है ना। कल रात को 11:15 एक लड़की का फोन आया, मेरी स्टूडेंट, केंद्रीय विद्यालय में वो लग गई। ठीक है ना। केंद्रीय विद्यालय में वो लगी। ठीक है ना। तो उसने दो चार बातें की है, वो दिल्ली के टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रही है, तो उसने उससे लेकर फीडबैक पूछी। तब उसने मुझे बताया, बोला सर हमारे बैच में ना
अधिकतर जो लड़कियां हैं ना, जो हमारे ग्रुप में थी आपके बैच में, सभी की सभी लग चुकी। एक इसरो में लगी है, एक सीजीएल क्वालिफाई करके लेटेस्ट ज्वाइनिंग ली है। मैंने कहा गजब की बात होगी भाई ये तो पता है क्या है, और ऐसा होता भी है। जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं, एयरपोर्ट पर या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई पढ़ाया हुआ शिकारी मिल ही जाता है। और जो भी मिलता है ना, और जो भी मिलता है ना भाई, वो इंसान मिलता है तो हमेशा ये कहता है गुरुजी मैं आपका शिकारी रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात दिल को खुश कर देती है, ठीक है ना। अब देखेंगे कौन आपको याद करता है और कौन हमें याद करता है। तो डिपेंड ऑन का मतलब सहारा होना, और डिपेंड अपॉन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी इंसान को कोई कंडीशन बता रहे हो, ठीक है ना जी। कंडीशन बता रहे हो, जैसे आप अगर किसी इंसान को ये कहते हैं कि भाई मेरा आना इस कंडीशन पर डिपेंड करता है, बारिश होगी या नहीं है, तो आप क्या कहोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द रेन। क्या कहोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द रेन, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है, तो आप ये कहोगे ही डिपेंड्स ऑन हिज चिल्ड्रन। समझ आ गया भाई, बात समझ में आ गई जी। आगे पढ़ते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब सवाल को ध्यान से समझो भाई, हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। मेरी पूरी की पूरी क्लास में अगर सभी स्टूडेंट्स की बात कही जाए, उसमें से सेलेक्ट किया जाए, तो एक बालक हमने बताया कौन सा, वो इंसान बेस्ट है। दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन प्लेस। यहां पर हम इन की वजह से क्या बता रहे हैं भाई, इन की वजह से हम प्लेस बता रहे हैं, इस ऑफ की वजह से हम सिलेक्शन बता रहे हैं। ठीक है भाई। द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां ऑन मंडे लिख लो चाहे फ्रॉम मंडे लिख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना जी। अगर आप ऑन मंडे कहते हैं तो आप सिर्फ मंडे की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ मंडे सामने वाले को बताना चाहते हैं। जैसे ही आपने कहा द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, इसका मतलब क्या हुआ, मंडे से आगे सारे एग्जाम शुरू हैं। बात समझ में आ रही है, मंडे और मंडे से आगे सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना जी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सभी की सभी बात बिल्कुल सरल है, ठीक है जी। इंजूरियस के साथ हम प्रेपोजिशन एक ही यूज करते हैं और वो है टू। आगे लिखा देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 40। क्या रीजन बताया था बताओ, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 40, क्या रीजन बताया था इसका, बताओ भाई बताओ जल्दी से फटाफट से। तो आप पर्टिकुलर लोकेशन बताने का काम कर रहे हो और कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब डाई के साथ ऑफ भी यूज करते हैं, फ्रॉम भी यूज करते हैं, इसको भी समझ लो, ठीक है ना। देखो भाई, मैं तो एक बात आपको फिर से कहना चाहता हूँ, सारे बच्चे जितने क्लास में प्रेजेंट है, पर सारे आ जाओ फटाफट से यस सर करो, ठीक है ना। जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, सारे के सारे एक बार बच्चे फटाफट से आ जाओ और कमेंट करके दिखाओ यस सर, ठीक है। मैं फिर तुम्हारे लिए यहाँ से आई लव यू भेजूंगा, बहुत बढ़िया वाला, फटाफट से आओ। आप लोगों को प्रेपोजिशन की जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं, वो सारी की सारी अच्छे से पढ़नी है, उसके नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। दूसरी चीज, जो आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ाई गई है भाई, उसके नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद एक पीडीएफ है जो आप लोगों के लिए है, जिसमें एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको करनी है। जब ये करोगे बहुत मजा आएगा इनको करने में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ओके। अभी आप लोगों को करना है, आज मैं जितना करा रहा हूं ना भाई साहब, सिर्फ आप लोगों का हकीकत में तो प्रेपोजिशन में टाइम पास करा रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। क्योंकि इन्हें पढ़ोगे आप ही समझते चले जाओगे, परेशानी नहीं है। अब चलो थोड़ा डाई के साथ कर लेते हैं, ठीक है। डाई के साथ दो तरीके से प्रेपोजिशन यूज होती हैं, एक डाई ऑफ, एक डाई फ्रॉम। डाई ऑफ हम तब यूज करते हैं जब मरने का कारण कोई बीमारी हो, डिजीज हो। डाई के साथ फ्रॉम हम तब यूज करते हैं जब मरने का कारण बीमारी ना होकर कोई और एनी अदर रीजन हमारे सामने हो। मरने के कारण कई हो सकते हैं भाई। और अगर मैं कहूं कि अंजलि राहुल के प्यार में मर गई, तो क्या कहोगे, है ना। तो भाई बीमारी थोड़ी हो गई है ना। अब ये तो सीधी सीधी सी बात है भाई, अगर मान लो कोई इंसान बुखार से मर गया, तो डाई ऑफ फीवर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी है। ही डाइड फ्रॉम हंगर या स्टारवेशन, भूख से मर गया, है ना। बात समझ में आ गई, अरे हाँ है ना, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं एक दूसरी बात, यहां क्या लिखा है, डाई इन हार्नेस। बेटा ये अपने आप में एक फ्रेज है, टू डाई इन हार्नेस,
ये क्या लिखा है, ध्यान से पढ़कर देखो। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने में एक इडियोमेटिक फ्रेज है भाई। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई इन सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो और नौकरी के दौरान ही अगर आप अपने ऊपर मत लेना, किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, वो अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी करते करते मान लो उसको हार्ट अटैक आ जाए, बात समझ रहे हैं, और वो ऑन स्पॉट मतलब मर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ही डाइड इन हार्नेस। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे पेपर में। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि यही हो, अगर मान लो कोई इंसान किसी लड़के या लड़की के साथ मिलकर मर जाए तो आप क्या कहोगे? डाई के साथ विद लगा दो, क्या दिक्कत है? प्रेपोजिशन बदल सकती है, मैं पहले ही भी आप लोगों को बता चुका हूं। ये रट्टा लगाना बिल्कुल गलत है कि सर यही प्रेपोजिशन है। चलो भाई एक बार फटाफट से इन सारे के सारे सेंटेंसेस को पढ़ो, एक बार फटाफट से इन सारे के सारे सेंटेंसेस को पढ़ो फटाफट से। अक्षय मैंने बताया ना, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है नौकरी के दौरान मरना। ठीक है ना, फटाफट से आ जाओ। हार्नेस का, ठीक है ना जी, हार्नेस का अगर इंडिपेंडेंट मीनिंग आप जानना चाहते हैं तो हार्नेस का मतलब होता है कोई भी क्वालिटी, बेटा कोई भी क्वालिटी या टैलेंट को डेवलप करना। ठीक है ना जी, हार्नेस का मतलब होता है किसी भी चीज को ड्रॉ करना, किसी पर रूल करना, ठीक है ना, शासन करना, डील करना। बेटा लक्की पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन है आपके सामने। शाबाश। एक फुटबॉल प्लेयर को खेलते समय हार्ट अटैक आ गया था कुछ दिन पहले। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, बाकी आपके एरिया में ऐसा हुआ होगा। आप कहाँ से हैं बालक? अरे जय 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 श्री राधे, राधे 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 श्याम जी, श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। क्वेश्चन 18 पर आए। ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना जी, आगे देखते हैं। ही कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट। आप लोगों को ये चीज अच्छे से बताई गई है बच्चों कि इन स्पाइट ऑफ की बात कर लो चाहे डिस्पाइट की बात कर लो, ये दोनों के दोनों एक ही हैं। ठीक है ना, डिस्पाइट का मतलब भी इन स्पाइट ऑफ होता है, तो इसके साथ ऑफ लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, है ना? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे पढ़ने का काम करते हैं। He could not succeed despite, तो NP का मतलब आप जान ही रहे हैं, कोई भी preposition की जरूरत नहीं। In spite of working hard he failed। और अच्छा मुझे एक बार फटाफट से याद दिलाओ भाई, in spite of किस काम आता है और instead of किस काम आता है? बताओ जरा फटाफट से। in spite of किस काम आता है और instead of किस काम आता है, ये बताया गया है आप लोगों को। बताओ बताओ फटाफट से।
जब इंस्टेड ऑफ की हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है सब्स्टिट्यूशन। क्या बताने का काम करता है भाई? सब्स्टिट्यूशन, किसी एक चीज के स्थान पर। दूसरा इन प्लेस ऑफ, इसका मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ बताने का काम करता है कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है भाई, फाइन। ठीक है जी। तो अब अगर हम कहें, ये हो गया हमारे सामने, ये भी डन है। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई वेट के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, कौन सी? फॉर। ठीक है ना, किसी का भी आप इंतजार करेंगे तो आप उसे यही कहेंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर आप आज हमें डांटते हो ना, आज आप हमारी इस मतलब काबिलियत पर डाउट करते हो ना, एक दिन आने दो उस पेपर को, उस दिन देखना हम पेपर को फोड़ देंगे। ठीक है ना, उस दिन टॉप लेवल का सिलेक्शन निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, सिलेक्शन लेके दिखाएंगे गुरुजी, उस दिन दिखाएंगे। ठीक है ना, तो यू आर वेटिंग फॉर द एग्जाम, है ना। इन दोनों को आपस में मर्ज करके अगर हम कहें तो इन दोनों को इकट्ठे मिलाकर अवेट बनता है, इसीलिए अवेट के साथ फोर नहीं लगता। ठीक है भाई, याद हो जाएगा बेटा? याद हो जाएगा बेटा? तो भाई वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, वेट फॉर अधिकतर हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं और सिर्फ अवेट को अधिकतर हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखा है आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई पार्ट फ्रॉम के साथ हम यूज करते हैं क्या चीज? इंसान का जिक्र, है ना। ठीक है ना जी। पार्ट फ्रॉम का हम यूज करते हैं किसके साथ? इंसान के लिए। और भाई पार्ट विद का यूज करते हैं किसी भी चीज, किसी वस्तु से दूर। ठीक है ना जी, बात समझ गए भाई? ओके, पार्ट विद का मतलब होता है दूसरों से दूर हो जाना। ठीक है भाई, आगे देखने का काम करते हैं। लिखा हुआ है ही सेट बिसाइड मी एज द सीट नेक्स्ट टू माइन वॉज वैकेंट। बिसाइड प्लेस को बताता है, बताया जा चुका है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग। ठीक है ना जी, फाइन। आगे देखते हैं। आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम। देखो बच्चों, ये जो कोप की कंफ्यूजन है ना, ये अधिकतर लोगों को परेशान करती है। पहली बात तो जो आप कोप की बात करते हैं ना, तो कोप के साथ विद का मतलब वही होता है टू टैकल। सर बैठिए ना, बैठो सर बैठो। कोप विद का मतलब होता है टू टैकल। ठीक है ना, तो आप इस कोप के साथ विद ही लगाएं। इस कोप के साथ हम लोग अप लगाते हैं ना, तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस स्कोप के साथ आप अप लगाते हो तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है। तन्वी मेरे भाई समझ आ गया आपको? है बेटा, समझ आ गया बेटा? इसके साथ आप अप लगा लेते हो लेकिन इसे लगाने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है ना, कोप विद कह देना अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है डील करना या किसी चीज से, मतलब कहते हैं ना वो हिंदी बड़ी टिपिकल हो जाती है। अब डील की भी हिंदी की क्या करें तो समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ इसके लिए। ठीक है, खैर। अब देखो यहाँ कोई प्रेपोजिशन कायदे से नहीं है। देर इज नो कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लासेस। दो से ज्यादा की कंसीडरेशन अमंग की बात करती है। बाइलेटरल अगर कहा है तो बाई का मतलब आपको वोकैब सेशन में बताया गया है कि दो का ही जिक्र है, तो दो का जिक्र है तो बिटवीन अपने आप में साफ सुथरी तरीके से काम करता है। ठीक है जी, बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, द बॉय फेल इन टू द वेल। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, ये बताया था भाई, है ना। वी वर सिटिंग इन द क्लासरूम। अब इन क्यों यूज हुआ है भाई? इन क्यों यूज हुआ है यहाँ पर? क्योंकि ये सराउंड करने वाली बातचीत है ना। वेन द बॉयज केम इन टू द रूम। अब इनटू क्यों कहा गया? वो लड़के बाहर थे और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ये तो गाना बन गया यार, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। गाना हो गया ना सर? आज की शुरू हो गई? नहीं आज की नहीं करते, पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों मैं कराता हूँ, फिर अगले क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे। पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ाऊंगा। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टफुली। ठीक है ना, अब देखो जी समझने की कोशिश करना। भाई स्टैंड अप, ठीक है ना जी, स्टैंड अप मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि अपने स्थान से खड़े हो जाना। ठीक है ना, फिर आता है एक चीज जिसे हम कहते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं।
स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं। बेटे लक्की, मुझे लगता है सिर्फ आपको सिर्फ कमेंट करने हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं बेटा, कमेंट से। ठीक है ना? मेरे को समझ नहीं आ रहा लक्की आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है। शांत बैठ जाओ बेटा प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। भाई लक्की एक कमेंट कर रहा है, लक्की के कमेंट का जवाब आप मुझे देना, मैं वही पढ़कर सुना दूंगा। लक्की कह रहा है सर सर जब लाइव का पूरा सिलेबस हो जाएगा तो वीओडी देखना जरूरी है सर, बता देना। बता बेटा इसका क्या जवाब दूं मैं? ये लक्की की आदत, मुझे ऐसा लगता है इसको कुछ भी कमेंट करना है, थोड़ी देर में ये मुझसे भी पूछेगा सर आपके वहां टिंडा कितने रुपए किलो मिलता है, प्याज कितने रुपए किलो मिलता है, टमाटर कितने रुपए का। बेटे क्या करूं मैं तेरा, बता बेटे बता। बता बता बेटे बता। तेरे को देख के तो कोरोना, ओमिक्रोन, डेल्टीक्रोन, पेल्टीक्रोन साला सब मर जाएगा भाई। है? अरे भाई तू लाइव क्लास में तो पढ़ नहीं रहा यार, लाइव क्लास तो तू पढ़ नहीं रहा भाई। तू वीओडी में जाके क्या पढ़ेगा भाई? या सिर्फ तेरे को नाम बुलवाने का शौक है? बेटे सुधर जा बेटे। इसको, हाँ, कॉकरोच का जूस पी लो फटाफट, तब ठीक होगा। ठीक है भाई, अब आओ देखो आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखते हैं। द आर्किटेक्ट एंटर इनटू द अग्रीमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब एंटर की हम बात करते हैं, एंटर का मतलब प्रवेश करना है, तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एंटर के साथ इनटू की बात करते हैं, तो इसके साथ मतलब टू स्टार्ट, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट। स्टार्ट का सिनोनिम भी पढ़ लीजिएगा, कमेंस, बिगिन, किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं भाई? ठीक है जी। ऐसी ऐसी बातें भगवान ही जाने कहाँ से दिमाग में आती हैं। लाइव क्लास पढ़ ले हैं सर, वीओडी पढ़, अरे तू अभी तो पढ़ ले भाई, अभी तू पढ़ नहीं रहा है, मजे ले रहा है मेरे। चलो भाई एक बार फटाफट से इनको पढ़ो, 34 से 50 तक पढ़ो, फिर एक बहुत प्यारी बात डिस्कस करूंगा आपके। आप टेलीग्राम नंबर पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है आप लोगों को। बेटा आरवाईपी ऐप पर मिल जाएगा, एक ही ऐप है आरवाईपी का। पढ़ लिया भाई? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज तो भैया यही करेंगे, वर्ब एडवांस आज नहीं शुरू करेंगे, आज यही पढ़ेंगे भाई, वर्ब एडवांस करेंगे अगली क्लास से शुरू। आज तो यही पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है ना? क्योंकि कई नालायक ऐसे हैं खुद से पढ़ते नहीं है, फिर बाद में मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं सर प्रेपोजिशन खत्म हो गया क्या। मेरे को इतना दुख होता है कई बच्चों की मैसेजेस को देखकर, ऐसा लगता है पता ही नहीं कौन सी दुनिया में घूम। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन 34 कहता है क्या, द बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम। ये सवाल बेटा एक बार ये सारे बच्चे ना ये स्पेलिंग लिखकर दिखाओ फटाफट से, पूछी जाती है, इसका सिनोनिम भी पूछा जाता है। भाई एक बार मुझे फटाफट से बताओ एमिड और अमंग का क्या फर्क होता है, एमिड और अमंग का क्या फर्क होता है, जरा फर्क बताओ। लकी कह रहा है सबके सामने इंसल्ट कर दिए सर। अरे भाई वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई किसी की इंसल्ट नहीं होती। तू मुझे 2 गालियां दे ले यार लकी, कैसी बात कर दी, कैसी इज्जत कैसी बेइज्जती यार। मैं तो तेरे को रोक रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। लाइव क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देना भाई, फालतू कमेंट के ऊपर क्यों ध्यान देता है। तेरे को अगर इसमें इंसल्ट लगी तू एक काम कर, तू मुझे 4-5 गालियां दे ले यार लकी, कमाल करता है, तेरा नाम इतना बढ़िया है यार। बता भाई, कह रहा है कि सर आपने मेरी लाइव क्लास में बेइज्जती कर दी। कमाल है, हमारी कोई इज्जत बेइज्जती थोड़ी होती है, कोई किसी को कुछ, यार कमाल है। ए, ऐसा काम ऐसे ऐसे तो नौकरी कर ली भाई तूने। एमिड अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, बेसिकली ये प्लेस का जिक्र करता है। अमंग यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना। और इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बांटने के लिए यूज होता है। द बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम, इसका मतलब होता है सिनोनिम अगर हम बताएं तो कोमोशन, कोमोशन अगर हम कहें तो नॉइज, शोरगुल, ठीक है भाई, शोरगुल, ठीक है भाई, बात क्लियर है जी। आगे चलते, देखो क्या लिखा है भाई, पढ़ते हैं। लायन जंप्ड अपॉन द डियर, अपॉन का मतलब पिछली क्लास में समझाया था, कुछ याद है आप लोगों को। एक टेबल बनाई थी भाई साहब, उस टेबल में एक कैट को उछाले थे हम बार बार, याद है कि नहीं है भाई। अरे हाँ या ना का जवाब दे दो भाई, याद है कि नहीं है भाई। अपोन, जमीन से छलांग लगाकर, तो वही सिचुएशन अगर मैं यहाँ पर एक लॉयन बना देता हूँ और यहाँ एक डियर बना देता हूँ तो झपट्टा ऊपर, ठीक है। तो ये अपोन का लॉजिक अपनी समझ में आ गया है। पुट द बुक्स ऑन द टेबल, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हुआ। ही टोल्ड द ट्रुथ टू हिज फेस, ये बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। अधिकतर लोग ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करते कहते हैं क्या चीज, ही टोल्ड द ट्रुथ ऑन हिज फेस, बिल्कुल गलत है भाई। देखो जी, ये जो फिल्म द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं ना बेटा, इन फिल्म द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में ऐसे अटपटे जो सवाल है ना, इनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये अटपटे और चटपटे पेपर में उलझा देते हैं, ठीक है ना। आई वॉज फिल्ड विद वंडर, कोई चीज किसी चीज से भर जाए तो फिल के साथ विद का आप यूज करते हैं, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड लर्न इट वर्ड फॉर वर्ड, ये आपका एक फ्रेज है बच्चों। इसके लिए अगर आपसे एक फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा जाए तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, वर्बैटिम। जरा लिख कर दिखाओ, इसको हम कहते हैं वर्बैटिम, लिख कर दिखाओ फटाफट से। नाउन में पढ़ाया गया है भाई, अगर आपने ध्यान से दिया देखा भी हो तो नाउन में पढ़ाया गया, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। लिखो फटाफट, सारे के सारे बालक लिखो, सारे की सारी बालिकाएं लिखो। इट इज 8:30 बाई माई वॉच, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को बाई का जरिया। द किंग डिप्राइव द मर्चेंट, बच्चों डिप्राइव के साथ हम हमेशा ऑफ का ही यूज करते हैं। अरे तो गन बन गई, ठीक है। जेम्स बॉन्ड है, माय नेम इज बॉन्ड, माय नेम इज गोपाल वर्मा बॉन्ड, गोपाल। चाइना इज टू द नॉर्थ, अब टू का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन, है ना भाई साहब। ये आपका इंडिया हो गया, टू का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन बताने का काम हो गया, एंड पॉइंट बताने का। जहां भारत खत्म होता है नॉर्थ में, वहां चाइना शुरू हो जाता। आई सेट अंडर द ट्री ऑन अ सीमेंटेड प्लेटफॉर्म, कई बार बता चुका हूं ये बात भाई जी, है कि नहीं। ये एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है भाई, ये एक पेड़ है। अब कोई इंसान अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो सिचुएशन समझ आ गई। परसेप्शन बनाना है बेटा, ठीक है जी, परसेप्शन बनाना है आपको, यही सोच समझ के चलना है, ठीक है ना जी। ये इसके लिए कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो गया, इसके लिए अंडर हो गया। आई सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। माई वॉच इज सुपीरियर टू, भाई एडजेक्टिव्स में बताया हुआ है, कंपैरिजन में प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, याद है। हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम, पहले भी आया था, वही डिफरेंट फिर से आ गया। द मैटर विल बी लुक्ड इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है जी। ही वी हैड अ टॉक, अब ध्यान से देखना, दोनों टॉक में फर्क है, दोनों टॉक में फर्क है।
भाई टॉक को अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो टू के साथ नाउन या प्रोनाउन जुड़ता है, शी इज टॉकिंग टू मी। ठीक है भाई। और अगर हम इसी टॉक को नाउन की तरह यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन विद के साथ नाउन प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, सीधी बात है। क्या लिखा है ध्यान से देखो, वी हैड अ टॉक विद हिम। ठीक है ना जी। प्लीज लिसन टू मी, लिसन के साथ तो टू का ही यूज करते हैं। ठीक है भाई। अरे भाई ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो भाई ध्यान से पढ़ो भाई, पढ़ के दिखाओ फटाफट से, चलो बेटे। बिल्कुल लक्की, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल।
वर्बस का मतलब होता है सुपरफ्लोस। चलो भाई क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। जैसे चलो एक छोटी सी एक बात समझते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपको कहता हूं शी गेव मी अ फ्लावर, ठीक है जी, शी गेव मी अ फ्लावर। अब इस लिखे सेंटेंस में ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये लिखी हमारे सामने एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का असलियत में ऑब्जेक्ट कौन सा है मुझे बताओ। ये नंबर 1 मैंने लिख दिया, ये नंबर 2 लिख दिया। बताओ भाई, शी गेव मी अ फ्लावर, इसमें इस गेव का असली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अच्छा, अलीगढ़ से है। चलो भाई बताओ भाई ध्यान से, इसमें इसका असली ऑब्जेक्ट कौन सा? बेटे शुभम बार बार मत लिखो, ठीक है? मुझे बार बार ये चीज पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बेटा आप अपनी बुक के ऊपर देखो, उस पर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है। इसके बाद बेटा कमेंट मत करना शुभम, ठीक है? अभी क्लास पढ़ाई जा रही है, क्लास पे पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। तो भाई इस लिखे हुए अगर सेंटेंस को ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर इस लिखे हुए गेव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? फ्लावर है, ठीक है? यानी कि तो भाई इस लिखे हुए ट्रांजिटिव वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो यही है, और ये इस लिखे हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इस लिखे हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ये कहें शी गेव अ फ्लावर, और उसके बाद आप अगर लिखते हैं तो टू मी, अब ये टू लिखने का मतलब क्या हो गया? ये अपने आप में रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट का मतलब जो इसे प्राप्त करेगा, ठीक है? ये इसका क्या हुआ भाई? रेसिपिएंट है, यानी कि जो इसे रिसीव करेगा। समझ आया बेटा? अब यही बात यहां इस लिखे हुए सवाल पर है, ठीक है? इस सवाल पे है, ध्यान से देखने की कोशिश करें। आई प्रोवाइडेड मनी, जो आपने प्रोवाइड किया तो ये मनी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब इसको रिसीव किसने किया? हिम ने। सेट हो गया भाई, है ना? अब अगर मान लो इनकी अरेंजमेंट हम बदल दें, अगर हम इनकी अरेंजमेंट बदल दें तो जैसे हमने इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नजदीक लाए तो भाई साहब यहाँ कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, आया ना? लेकिन यहाँ विद का मतलब क्या समझ में आया? वो जरिया क्या है, वो साधन क्या है, आया ना? जैसे आई राइट विद माई पेन, आई राइट विद माई पेन, तो यहाँ वो जरिया क्या है भाई, वो साधन क्या है? आप कहोगे जी पैसा। समझ आया भाई? क्वेश्चन 53 पर आए। आई सजेस्टेड टू हिम टू टेक द एग्जाम, ठीक है ना? ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है बच्चों। अगर आप जिसे भी सजेस्ट कर रहे हैं, नरेशन में भी पढ़ाया जाता है, सजेस्ट या प्रपोज, अगर आपके सामने जिसको भी सजेस्ट या प्रपोज किया जाता है उसे हम लिसनर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। तो लिसनर अगर लिखा हुआ है तो टू लिखने की जरूरत है, ठीक है? लिसनर अगर कहा जाता है तो उसके लिए टू लिखने की हमें जरूरत है, ठीक है ना? फाइन, ओके बेटा, ठीक है? तो सजेस्ट के साथ हमें क्या लिखना है? टू लिखना है, अगर सुनने वाला है तो। अब इस सवाल पर आ जाते हैं भाई। देखो 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 ध्यान से, ये नरेशन के क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ाया जाएगा। माई टीचर टोल्ड, किसे कहा है भाई? किसे कहा है? अच्छा चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझने का काम करें। देखो जी, एक हो गया से, एक हो गया टेल। दोनों के दोनों शब्दों का फर्क समझ लो। जब हम से की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो से के बाद हमें नॉन लिविंग कैटेगरी का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ चाहिए। क्या चाहिए? नॉन लिविंग कैटेगरी का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहता हूं आई सेड द फैक्ट्स, ठीक है ना जी? अब मैंने फैक्ट्स कहे, किसे कहे?
तो ये तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मान लीजिए मैंने यहां पर हर लिख दिया, तो भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें इसको साथ टू जोड़ना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम से के साथ टू को जोड़ते हैं अगर इसके साथ कोई भी सुनने वाला हो। एल का मतलब हुआ सुनने वाला। ठीक है भाई। अब आती है दूसरी बात। टेल जब भी हम यूज करते हैं मेरे बच्चों, टेल हम जब भी यूज करते हैं तो टेल के बाद अगर हमें कोई भी लिविंग कैटेगरी का लिसनर लिखा हुआ नजर आए तो हमें कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी बात को देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना, प्रोपोज के साथ लिसनर है। अब एक बार क्वेश्चन 54 को और क्वेश्चन 56 को दोनों को ध्यान से देख। दोनों के एक बार फटाफट से पढ़कर देखें। माई टीचर टोल्ड मी, लिसनर है, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ही सेड टू मी, तो क्या कहा, ये कहा है। अब किसे कहा है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 57 पर आओ। नरेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोगों को। नरेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। आज इसको समझते हैं कि ये कैसे हो और किस तरीके से ये ठीक होते हैं। नरेशन में टीचर पढ़ाता है और सीधी एक बात कहता है कि भाई कोई भी स्पीकर है, उसके बाद अगर कोई भी लिसनर है तो से के साथ हम टू यूज करते हैं। ठीक है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो से को हटाकर टेल लिखा जाता है, लिसनर लिखा जाता है, आगे कोमा इन्वर्टेड कोमास लिखे जाते हैं। ऐसे ही बताया जाता है भाई, हाँ या ना? ऐसे ही लिखा जाता है भाई, हाँ या ना? गौरव सब्र कर लेगा भाई तो हो जाएगा। अब यार तू बार बार एक ही नाटकबाजी करेगा, मैं क्या करूं ये बता। ये समझ ले भाई, हो जाएगा, परेशान मत हो भाई, हो जाएगा, परेशान मत हो भाई गौरव। ठीक है ना? हाँ भाई। अब मुझे बताओ भाई, यही बताया जाता है बच्चों। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझने की कोशिश करें। ठीक है ना जी? अगर मैं समझूं, ये तो हमारे सामने सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे सामने वर्ब हुई, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ। भाई किसी भी बोलने वाले इंसान ने क्या कहा, तो क्या का आंसर देता है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। अब ये सारा का सारा सेंटेंस किसे कहा, यानी कि ये जो लिसनर है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से इसके साथ हमें टू लिखना पड़ा। ठीक है भाई, फाइन। आप किसी भी इंसान को यही कहते हैं, हाँ भाई उसने क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे कहा, जिसे भी उसने कहा वो रेसिपिएंट है गया, यानी कि टू उसके साथ हम लगाएंगे। ठीक। दूसरे सेंटेंस पर अगर हम आए, शी, जो भी हमारा ये स्पीकर है, इसने जो भी कुछ कहा, ठीक है ना जी, इसने जो भी कुछ कहा ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है भाई साहब। और ये जो भी हमारे सामने है ये इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में फर्क समझते हैं। ठीक है ना जी? मैंने क्या कहा, क्या का जवाब दे दिया इस पूरे के पूरे सेंटेंस ने। ठीक है जी? अब अगर मैं आपको कहूं कि ये भाई मैंने किसे कहा, तो आप यहां इसी के बाद लिखोगे टू, और टू के बाद आप यहां पर कोई भी लिसनर लेके चल सकते हैं कि भाई साहब ये जो भी मैंने कहा है ना, ये मैंने उस इंसान को कहा है। इसीलिए हम से के साथ कि सेड को, से की कोई भी फॉर्म उठा लो टेंस के अकॉर्डिंग, हम उसके साथ टू को जोड़ते हैं। बेटे पहली बात समझ में आई। दूसरी बात अगर हम समझे तो आप कहोगे क्या चीज सर, ये स्पीकर है, ये टोल्ड है ना भाई। इस टोल्ड के बाद तो मुझे एक ऐसे लिसनर की जरूरत है जो कौन सा है। आप कहोगे जी अरे जो मेरी बात सुन तो सके। अब मेरी बात को पत्थर तो सुन नहीं सकते, मेरी बात को कैमरा तो सुन नहीं सकता, मेरी बात को एसी तो सुनेगा नहीं। मेरी बात को सुनने के लिए कोई ना कोई इंसान ही तो चाहिएगा। हाँ भाई गौरव, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
शुभम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात को सुनने के लिए कोई ना कोई लक्की तो चाहिए मुझे। ओए लक्की लक्की ओए, है भाई, कोई ना कोई तो इंसान चाहिएगा, है ना? अब अगर कोई ना कोई इंसान मुझे चाहिए तो वो लिविंग कैटेगरी में आ गया, है ना? इसीलिए ये चीज आपको बताई जाती है कि भाई से के साथ टू लगाकर लिसनर चाहिए, और अगर हमें टेल की कोई भी फॉर्म लिखी हुई मिली और उसके बाद अगर लिसनर नहीं मिला तो टेल का बिना लिसनर के यूज नहीं करते। भाई बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लिविंग अगर नहीं है इसके पास तो टोल्ड का यूज नहीं करना। अगर लिविंग है इसके पास कोई भी सुनने वाला तो टोल्ड का यूज करो। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर लिसनर नहीं है, ठीक है भाई, चले बेटा आगे। अब देखो वापस क्वेश्चन पर आओ। माई टीचर टोल्ड मी, ये अंडरस्टूड है, प्रोपोज्ड भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पे आ जाए जी, ये भी हो गया। इस पर आओ भाई, इन दो बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, रीच के साथ अगर हम किसी भी प्लेस का जिक्र करते हैं तो हमें एट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी? क्योंकि एट जो है वो स्टैटिक प्लेस को बताता है। ठीक है जी, एट जो है वो स्टैटिक प्लेस को बताता है, किसी निश्चित स्थान को बताता है। ठीक है, स्टैटिक। लेकिन अगर हम रीच के बाद बताने का काम करते हैं, अच्छा देखो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, आप जब किसी से बात कर रहे होते हो ना, लकी बाजी, लकी थोड़ी देर पहले बेचारा नाराज हो गया था, कहता सर आप सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब मैं लकी को थोड़ा सा खुश कर देता हूँ, नहीं तो बेचारा परेशान हो जाएगा, मुझे गालियां बकेगा। अच्छा एक बात मैंने देखी है, जिन बच्चों को ना हम लाड़ प्यार में डांट देते हैं ना अपनी क्लास में, वो जाके खुंदक निकालते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, खुंदक निकालते हैं इंस्टाग्राम की, कहीं फेसबुक पे लिखते हैं आप हमें ब्लॉक कर दिए थे, आप बहुत बेकार टीचर है। मेरी एक नई वीडियो आ रही है एक ऐसे ही बच्चे के ऊपर, देखना बड़ी मस्त है भाई। ठीक है ना? तो भाई कई बार ऐसा होता है ना, जब आपस में एक दूसरे से आप बात कर रहे होते हैं, है ना, तो बात करने के बाद गौरव कैसा महसूस होता है? बात करने के बाद तो आपका दिल एक जगह से पूछता है, मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी दीदी, मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी दीदी, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ दीदी। दीदी नहीं, हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। हुआ है कभी ऐसा? है? हुआ है कभी ऐसा आप किसी के प्यार प्यूर में पड़ गए हो, है ना, कुछ दिन तक भैया बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, मजा आया, जिंदगी का मजा आ रहा है, फिर धीरे धीरे आपको लगा यार ये वाली बात तो है ना, तो फिर आप क्या कहते हैं भाई साहब? आप एग्जैक्टली ये कहते हैं, आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि अब आगे इससे बातचीत बढ़ या चल नहीं। रीच एट हम एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है टू कंक्लूड। कंक्लूड की हिंदी बता दो भाई। देखो हिंदी हिंदी मुझे ज्यादा आती नहीं है, बताओ। बताओ 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 बताओ। पर मेरे डांटने का इतना ही पर्पज होता है कि भाई हाथ जोड़ के बस इसको समझ लो, तुम्हारी बातें नादानी वाली होती है, मैं तो ये जो समझा रहा हूँ ये काम की बात है, ये आपके काम आएगी। और कोई पर्पज नहीं होता भाई, डांटने का कोई सेंस नहीं है भाई। नादानी इस पर निकल जाए, इसको समझ लो। बताओ बताओ, निष्कर्ष निकालना, ठीक है, किसी नतीजे पर पहुंच जाना। तो पहुंच तो गए, वो पहुंचने को ही हम रीच के साथ एट लगाकर चलते हैं। अब देखो भाई यहाँ क्या है, वी रीच्ड, हम कहां पहुंचे, स्थान की बात है, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एग्रीमेंट, नतीजा क्या निकला, एग्रीमेंट निकल गया। ठीक है ना जी? अब ये वाली बात मैं बताना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, 59 वाली बात, इसको ध्यान से समझना। आप में से कोई बच्चा ये चीज पूछ भी रहा था मुझसे पिछली किसी क्लास में, आप में से कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे पिछली किसी क्लास में, कोई था आपकी क्लास में, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखने की कोशिश। चलो एक काम करता हूँ, पूरे ही सेंटेंस लिखता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में तो और ज्यादा चक्कर आ जाओगे।
भाई मैंने आपके सामने कुछ सवाल, पता नहीं किसी बच्चे ने सवाल पूछा था। तन्वी बता तो चुका हूँ बेटा, एग्री विद टू एट। कैसी बात कर रहा है मेरे भाई? अग्री विद अ पर्सन, अग्री टू समथिंग, अग्री एट समथिंग, बता चुका हूँ मेरे भाई। क्लास तुम देखते नहीं हो, फिर बार बार यही कहते हो सर आज क्लास नहीं होगा क्या? ऐसे मत करो भाई। हम्म, बस बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। अब देखो इन चीजों को फर्क में समझने की कोशिश। देखो सारे के सारे मेरे बच्चों, ठीक है ना, सारी की सारी बात, सारी की सारी बात एक चीज पर मुझे सोच के जवाब देना। ठीक है, एक चीज की बातचीत को ध्यान से सोच के जवाब देना। भाई हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज मुझे ये बताना, क्या किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं? बस ये मुझे बताना, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं? यस या नो मुझे बताओ बस। लवली, तो आप लोगों को ये चीज पता ही है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता है कि भाई हम किसी भी एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। दो बातें अब समझ में आती है कि ये जो होम लिखा हुआ शब्द है ये अपने आप में कायदे से एक एडवर्ब है। क्या है? कायदे से एक एडवर्ब है। तो आप ये समझ ही लीजिएगा कि एडवर्ब से पहले हम प्रेपोजिशन की बातचीत नहीं करेंगे। जस्टिफाइड। अगर हम इस हाउस की बात करते हैं तो भाई हाउस अपने आप में एक नाउन है, और बच्चों आप जानते हैं नाउन से पहले हम लोग एक प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। दोनों बातें खत्म हो गई। दोनों बातें खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं रही भाई। एक ही सेकंड में आंसर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई अभी सवाल का जवाब हमारे सामने आएगा। आई वेंट टू होम, आई वेंट टू माई होम। चलो इसको देखते हैं पहले। तो आई वेंट सीधा वेयर का आंसर देने वाला है, ये खुद में ही एक एडवर्ब है, टू की जरूरत नहीं। आए ना, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आता है एक दूसरा सवाल। इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात आप लोगों ने पढ़ी है और समझी भी है कि भाई हम किसी भी डेटर्मिनर का यूज, डेटर्मिनर मैंने बताया था आप लोगों को, डेटर्मिनर नाम का शब्द बताया गया था आप लोगों को। है जी।
होम एडवर्ब कैसे है बेटा, कभी डिक्शनरी खोल के देखा करो तो पता भी चल जाए। ठीक है, डिक्शनरी खोला करो ऐसे, ठीक है, उसमें देखो ध्यान से। और अगर मैं बता रहा हूं तो फिर शायद उसको मान भी लेना चाहिए। थोड़ी देर में आप ये भी कहोगे कि सर ये आई प्रोनाउन कैसे है, इसके माथे पे तो लिखा नहीं है। तो भाई बताया जा रहा है तो भाई सीख लो, नहीं समझना है नहीं सीखना कोई बात नहीं बेटा, पेपर के बाद सीख लेना, है ना। है भाई, हम तो दोनों तरीके का स्वागत करते हैं। या तो क्लास में मान लो, नहीं मानना कोई बात नहीं, पेपर के बाद मान लेते हैं, सारे बच्चे मान जाते हैं पेपर के बाद। ठीक है प्रेम बाबू, प्रेम, ठीक है जी। तो डेटर्मिनर हम यूज करते हैं किसी भी नाउन से पहले, है ना भाई, किससे पहले यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई कि इस होम से पहले अगर हम इस होम से पहले कोई भी डेटर्मिनर अगर यूज करते हैं तो यकीनन ये अपने आप में एक नाउन का काम करता है। ठीक है जी, अपने आप में ये नाउन का काम करता है। फंक्शनल इसका व्यवहार बदल जाता है। गुड माई पॉइंट, फंक्शनल इसका व्यवहार बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है ना जी। अब डेटर्मिनर अगर नाउन से पहले आकर उसको नाउन कैटेगरी पर लेकर जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है ना जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर नाउन के लिहाज से हम देखें होम को और हाउस को, अगर नाउन के हिसाब से हम ध्यान से देखें तो इनमें क्या फर्क है। तो हाउस बेसिकली बताने का काम करता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि किसी भी ढांचे को, स्ट्रक्चर को, यानी कि अगर हम कहें तो चार दीवार, छत है, जमीन है। आप जानते हैं ना भी, कोई भी जो मकान है उसका कैसे बनाया जाता है, चार दीवारी है, घर है, पिलर है, छत है, फर्श है, ये सब कुछ है क्या, हाउस है। ठीक है ना। लेकिन होम की अगर हम बात करते हैं तो होम बताता हूं इसे क्या कहते हैं। होम अगर नाउन की तरह यूज किया जाए तो इसका मतलब निकल कर आता है द प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, स्पेशली एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और हाउस होल्ड। फिर से समझो ध्यान से क्या लिखा है, द प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, स्पेशली एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और हाउस होल्ड। जहां पर कोई परिवार रहे, मैंने क्या कहा, जहां पर कोई परिवार रहे या जहां पर परिवार को होल्ड किया जाए, वहां पर आप परमानेंट जब रहते हैं तो उस स्थान को होम कहा जाता है। ठीक है, जबकि हाउस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर ये फर्क समझ आ गया है तो इसका मतलब समझ में आ गया, इसे अगर कहा जाए तो क्या कहा जाए, फीलिंग एसोसिएटेड विद अ प्लेस, किसी भी ऐसे स्थान के साथ जिसके साथ आपकी फीलिंग एसोसिएट होती है, फीलिंग जुड़ जाती है। ठीक है ना। या फिर अगर हम कहें तो जहां एक फैमिली रहती है, जहां एक फैमिली रहती है, जहां एक अपनापन जुड़ता है, उस स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थान को हम कहने का काम करते हैं होम। ठीक है। आप लोगों ने अपने घरों के बाहर कभी देखा हो तो लिखते हैं अक्सर लोग होम स्वीट होम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस होम को यूज करने का क्या पर्पज हुआ, डेफिनेटली यहाँ पर जो परिवार रहता है उनकी वजह से ये स्थान रहने लायक, ये इसका मीनिंग। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचने की कोशिश करो। ठीक है, बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश करो। भाई एक बात बताओ, मैं आप लोगों की क्लास लेने के बाद कहाँ जाऊंगा, अपने होम जाऊंगा या हाउस जाऊंगा, कॉमन सेंस का सवाल है, बताओ। शाबाश असीम भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया तन्वी भाई, बताओ भाई।
तो भाई एक बालक कह रहा है जी दोनों में चले जाएंगे, इतना ही समझा लो, वही गुड़ गोबर कर दिया। समझ आ गया भाई? अगर मैं जा रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहां मेरा परिवार रहता है, जहां मेरे रहने की फीलिंग्स जुड़ी। ठीक है जी। अच्छा भाई, अगर मान लो इस आई की जगह मैं अगर किसी और के, मैं अगर मान लो किसी और इंसान के पास जा रहा हूं, तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं तो अपने तो घर चला गया है ना, अगर मान लो मैं किसी और इंसान के घर जाऊं तो भाई साहब उसका तो क्या हो गया, हाउस हो गया। ठीक है। अब मेरे बच्चों यही चीज आपके सामने इन सेंटेंसेस में लिखी, और कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। आई वेंट टू माई होम, जैसे इस होम के साथ डिटर्मिनर लगाया, यकीनन ये नाउन हुआ। तो भाई साहब मैं अपने ही घर जा रहा हूं, तो टू प्रेपोजिशन इसे एडवर्ब बनाने के लिए यूज हुआ। बेटा प्रेम समझ आ रहा है? बेटा प्रेम समझ आ रहा है? आगे देखो क्या लिखा, आई वेंट टू हाउस। जब तक इसके पास कोई डिटर्मिनर नहीं है, आप लोगों को एक चीज बताई गई है कि जो हमारे सामने लिखा हुआ कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन की खास पहचान क्या है? कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल जरूर यूज करते हैं, चाहे ए एन या फिर द। अगर ए एन या द यूज नहीं करें तो इसकी जगह कोई और, इसकी जगह कोई और डिटर्मिनर यूज कर लो। आप पॉजेसिव एडजेक्टिव इसकी जगह यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी जगह कोई भी क्वांटिफायर यूज कर लो, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव यूज कर लो, सम मैनी कुछ भी यूज कर लो, तभी बात जचेगी, है ना। अगर मैं ये कहता हूं आई वेंट टू अ हाउस, सेंटेंस ठीक हो गया। बता भाई क्या परेशानी है? कोई भी परेशानी नहीं है भाई। अगर मैं कहता हूं आई वेंट टू माई हाउस, बिल्कुल गलत होगा सर। अगर मैं अपने ही जा रहा हूं तो हाउस नहीं होगा भाई, होम होगा, क्योंकि मैं तो वहां जाऊंगा ना भाई साहब जहां पर मेरा परिवार रहता है, तो उसके लिए हाउस नहीं होम का हम यूज करेंगे। ठीक है। आई वेंट टू हर होम, क्या ये कहना सही है? हाँ या ना बताओ जरा मुझे सोच। क्या ये कहना सही है? चलो भाई, एक काम करो, ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तीनों में से बताओ क्या सही है क्या गलत है। लगाओ दिमाग फटाफट से। 3 सेंटेंसेस ही हैं आपके सामने, आप मुझे बताओ क्या ये कहना सही है या नहीं है। शाबाश। अब आंसर आ जाएंगे, देखो जी। आई वेंट टू हर होम, सर उसके परिवार की अगर बात कही जा रही है तो उस इंसान के लिए तो होम है, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं उसके होम नहीं, मैं जाऊंगा भाई उसके हाउस। ठीक है जी, मेरे लिए तो उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे लिए तो वो एक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां लिखा है माई होम इज 20 माइल्स फार्दर, है जी। तो भाई साहब मैं अगर, ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं अगर ये यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब 20 मील आप गाड़ी चलाओगे, तब आपको भाई साहब मेरा क्या नजर आएगा? बताओ भाई साहब, क्या नजर आएगा? होम थोड़ी नजर आएगा भाई। बेटा यहां से अगर 20 मील आप आगे जाओगे तो आपको जो है भाई साहब मेरा होम नहीं, आपको मेरा हाउस नजर आएगा। स्ट्रक्चर ढूंढोगे ना, तो होम नहीं क्या कहोगे? हाउस। भाई बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अरे हाँ है ना। प्रेम बाबू परेशान हुए थे, चलो प्रेम बाबू को थोड़ा और परेशान करते। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ना किताबों में मिलती है ना कहीं ढूंढे मिलेगी, ये आपके लिए प्योर रिसर्च है, इसे ध्यान से तैयार करना। ठीक है भाई, चलो।
पहले दिन एक चीज कही थी, शायद आप उस समय मजाक समझ रहे थे, शायद उस समय आप चीजों को ध्यान देकर समझना नहीं चाहते थे। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? एक मिनट रुको भाई। आवाज आ रही है ठीक से? हमारी तरफ से तो बिल्कुल ठीक ट्रांसमिशन है। ठीक है ना आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलिए अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले दिन एक चीज समझाई थी, शायद उस समय क्योंकि नए नए होते हो आप लोग भी और उस बात को जज्बाती तरीके से समझ नहीं पाते। हम सीख रहे होते हैं फंक्शनल ग्रामर। जब तक किसी शब्द का हम ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर ले, ठीक है, तब तक वो शब्द हमारे लिए सिर्फ एक शब्द है। ठीक है ना जी? वो शब्द सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक शब्द है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि डिस्पाइट का अगर हम मीनिंग समझते हैं तो ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, इसका मतलब अपने आप में अगर हम समझें तो इंस्पाइट ऑफ है। आप अगर इसी डिस्पाइट को एक नाउन की तरह भी यूज करते हैं तो इस डिस्पाइट का मतलब होता है कंटेम्प्ट, घृणा। क्या करूं बताओ मैं? प्रेम भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं मजबूर हो गया। सबसे बड़ा तांडव है शब्दों का, आप इन शब्दों को जितना पढ़ोगे उतना चकराएंगे। आप शायद भूल गए, मैंने आपको एक बात कही थी कि कोई भी टीचर कितनी भी कोशिश कर ले, प्रेपोजिशन को कभी अंत नहीं दिया जा सकता। इसका आरंभ है, अंत नहीं है। क्योंकि जितना शब्दों पे घूमते जाओगे ना, हर शब्द के साथ उतनी ही प्रेपोजिशन आ सकती हैं। अनंत है शब्दों की महिमा और अनंत है इन शब्दों का एप्लीकेशन, प्रयोग, फंक्शन। इतना ही पढ़ो उतना ही आप चकरा जाओगे। अरे यार ऐसा भी हो सकता है, अरे यार हमने तो इतना ही जाना था, ऐसा भी हो सकता है। विल फाइंड इट लेटर ऑन। माई एग्जाम स्टार्ट्स ऑन मंडे, बिल्कुल ठीक है जी। यहां पर मंडे अपने आप में नाउन है, इसे ऑन लगाकर हमने व्हेन का आंसर तैयार किया, यानी कि कुल मिलाकर इसे एडवर्ब बनाया। माई एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। नाउन के साथ प्रेपोजिशन जुनाकर व्हेन हमने बनाया, ये अपने आप में एडवर्ब हुआ। दोनों अर्थ थोड़े से अलग हैं, दोनों अर्थ थोड़े से अलग हैं। यहां स्टार्टिंग बताई है तो अंत भी होगा। यहां पर इसने कहा है कि मेरा जो पेपर है वो मंडे को शुरू होगा, इसका मतलब हो सकता है मेरा पेपर 10 बजे शुरू हो और हो सकता है पेपर 12 बजे पर खत्म हो जाए। 12 नहीं बजाएंगे भाई, 3 घंटे का पेपर लेंगे, स्कूल वालों का हिसाब है। अब अगर यहां हम देखें तो यहां इस ऑन मंडे को, मेरे बच्चों, अगर इस ऑन मंडे को मैं रिप्लेस करना चाहूं तो ये टुमारो कह दे रहा है, क्योंकि टुमारो अपने आप में यहां कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है जी। अब हम, आप लोगों को याद हो नाउन की डेफिनेशन जब पहले दिन आपको बताई थी। मेरे बच्चों मेरी क्लासेस बहुत गहरी होती हैं, मेरी क्लासेस बहुत गहरी होती हैं। आप इन्हें जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार आप इन्हें देखोगे, उतनी बार आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये बिल्कुल आपके साथ वही हो रहा है। वही अर्जुन, सामने वो पेड़, गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है पेड़ दिख रहे हैं, कोई पत्ती, कोई पक्षी, कोई किसी को कुछ। आपको अर्जुन बनना है। आपको वो पक्षी पेड़ कुछ नहीं, आपको उस पक्षी की आंख देखनी है। आप इन वीडियोस को जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ आएगा। थोड़ी देर पहले लक्की का मजाक क्यों बन गया था क्लास में, कि तू लाइव क्लास को ध्यान से समझ ले, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। लाइव क्लास के कंटेंट को बार बार देखेगा, तेरे लिए फायदा है। ठीक है ना जी? तो नाउन की डेफिनेशन बताई थी क्या चीज, विजिबल, फेल्ट ओनली, यूनिट, और एक चीज बताई थी नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन नहीं है लेकिन नाउन के समकक्ष हैं। कभी कभी नाउन के समान हो जाते हैं, नाउन के बराबर हो जाते हैं। अब यहां टुमारो का मतलब क्या हुआ? आज का कौन सा दिन है बताओ भाई? मान लो आज का दिन है संडे, ठीक है जी। तो कल का दिन कौन सा हो गया भाई? मंडे हो गया। मैं इस टुमारो को मंडे के इक्विवेलेंट मानूंगा कि नहीं मानूंगा? आप बताओ मुझे जरा, आप बताओ जरा। मैं अगर आपको कहता हूं हाँ जी मैं कल आपके घर आ रहा हूं, तो मम्मी आपसे पूछेगी बताना बेटे कौन से दिन आएंगे सर?
तो कल थोड़ी बोलोगे, कल का मतलब एग्जैक्ट आप डे ही तो बता रहे हो, इस कल का मतलब कल का जो दिन है वही तो बता रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर मैं कहता हूं माई एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ? इस टुमारो, आज का दिन अगर संडे है तो टुमारो का मतलब क्या हो गया? मंडे। तो ये नाउन इक्विवेलेंट की तरह से काम कर रहा है, इस वजह से इसके साथ फ्रॉम बिल्कुल सही है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टुडे टुमारो इनके साथ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट की तरह यूज करते ही ये बिल्कुल अपने आप में ठीक है। प्रेपोजिशन का अंत नहीं है, डेलिबरेटली जितना समझोगे, जितना गहराई से समझोगे मजा आएगा, वरना तो टाइम पास हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी देर नहीं लगती बेटा, वही तुक्केबाज टीचर की तरह से कहना बेटा होम के साथ टू नहीं आता, नहीं बिल्कुल नहीं आता बेटे, नहीं बिल्कुल नहीं आता, छी छी ना, गंदी बात। आप फिर कहते हैं नहीं टू के साथ टू नहीं आता, बिल्कुल नहीं है, भाई आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अब ये वाली कहानी समझ में आ गई? इस छोटी सी बातचीत की वजह से इतनी दूर तक की लड़ाई लड़ाए हम, है भाई, छोटी सी बातचीत की वजह से इतनी दूर तक लड़ाए हम, पर कोई नहीं, जितनी दूर तक लड़ाई हमने की उतना अच्छा रहा, कुछ सीखने को तो मिला, ठीक है भाई। अब आप लोगों की मर्जी है, देखो अब आप लोगों की मर्जी है, ठीक है जी। अब आप लोगों को पढ़ना है भाई, ये आ गया बेटा तुम्हारे सामने, एग्री विद पर्सन, एग्री टू किसी चीज पर, एग्री के साथ टू लिख लो, ओवर लिख लो, एट लिख लो, सब काम चल जाएगा जब पर्सन के अलावा कुछ भी आप लिखें। ये कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि सर एग्री विद के साथ, टू के साथ, ओवर एट क्या लिखे, कुछ भी लिख लो, ओपिनियन लिखा है, आई अग्री ओवर योर ओपिनियन, एट योर ओपिनियन, टू योर ओपिनियन, सब काम कर सकते हैं, सब चलेंगे, ठीक है जी। ओके डियर, तो भाई अब आप लोगों के ऊपर है, अपनी ये प्रेपोजिशन निपटाओ, सारी की सारी दो दो तीन तीन बार ध्यान से पढ़ना, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और इनको सोल्व करते वक्त अगर कोई भी डाउट, परेशानी, घबराहट, चिंता, जी घबराना है तो व्हाट्सएप करें, ठीक है ना जी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है जी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है भाई। चलिए भाई, कल अगली क्लास जो होगी हमारे साथ मिलकर शुरू करें। थैंक यू। चलिए भाई, कल अगली क्लास जो होगी हमारी, ठीक है, तो हम उसमें वर्ब एडवांस आपके साथ मिलकर शुरू करें। अगर कोई भी डाउट, परेशानी, घबराहट, चिंता, जी घबराना है तो व्हाट्सएप करें, ठीक है ना जी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है जी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है भाई। चलिए भाई, कल अगली क्लास जो होगी हमारी, ठीक है, तो हम उसमें वर्ब एडवांस आपके साथ मिलकर शुरू करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, मस्त रहे।